तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। आज हम करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पार्ट 2 को। इसके अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझेंगे कि जो हमारा इनहेलेशन है और जो एक्सहेलेशन है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, उसमें कौन सी मसल यूज़ होती हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो ब्रीदिंग होती है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। सबसे पहला तो हमारा इंस्पायरेशन एंड सेकेंड इज़ आर एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो होता है उसके अंदर हम जो फ्रेश एयर है, जो ऑक्सीजनेटेड एयर है, उसको हम इनहेल करते हैं, और जो एक्सपायरेशन है उसके अंदर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है उसको हम एक्सहेल करते हैं हमारे लंग्स से। तो अब ये जो इनहेलेशन और जो एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है उसको करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था केमिस्ट्री में कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो इसी लॉ की हेल्प से हम अब हमारा जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है जो हमारा 1 atm है ना, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो हमारा 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो लंग्स है उनका भी जो प्रेशर है वो यही रहता है 760 mm ऑफ Hg। जब हम इंस्पायर या एक्सपायर नहीं कर रहे होते हैं ना, जब हम इनहेल या एक्सहेल नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारा जो लंग्स का जो इंटरनल प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg ही रहता है। पर जब हमें इनहेल करना है ना, तो इनहेल करने के लिए हमें कुछ प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमको पता है कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, उसके लिए हमको कुछ प्रेशर का डिफरेंस चाहिए होता है जब हमारे हाई प्रेशर से, ताकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ट्रैवल कर सके डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। तो अब ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, जो प्रेशर का ग्रेडियंट है, ये बनता कैसे, वो चीज़ अभी हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो हमारे लंग्स है, दोनों के अंदर 760 mm ऑफ Hg प्रेशर है। तो अब इसके अंदर हमें कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे ऐसे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो लंग्स हैं उनकी वॉल्यूम कुछ ऐसी रहती है, ये आप देख सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो लंग्स है कुछ इनमें से एक आप देख लीजिए, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो लंग्स है कुछ ऐसे रहता है। तो जब हमें इंस्पायर करना है, मतलब जो एयर है उसका इंटेक करना है, तो उस टाइम हमें क्या करना होगा, उस टाइम हमें जो हमारा जो लंग्स है उसका जो प्रेशर है उसको हमें कम रखना पड़ेगा, ताकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर है वो ज़्यादा हो इन कंपेरेटिबल टू आर लंग्स, है ना। जो लंग्स का प्रेशर है वो कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें ना, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था, तो हमें कुछ भी करके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना होगा ताकि जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाए, है ना। तो वॉल्यूम को हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, हमारे जो लंग्स है उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कुछ मसल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहली जो मसल हमारी आती है वो है डायफ्राम की मसल्स, है ना। जो फ्रेनिक मसल्स होती हैं, जो फ्रेनिक मसल हमारी डायफ्राम की जो मसल्स हैं, सबसे मेन रोल यही दिखाती हैं, क्योंकि जो डायफ्राम है ना, इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ में बेंड हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, है ना, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़े से स्ट्रेच आउट होंगे। इसी स्ट्रेच आउट की वजह से जो हमारे लंग्स हैं उनका थोड़ा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन इनहेलेशन के लिए हमें सिर्फ इतना सा वॉल्यूम काफ़ी नहीं रहता, तो हमें ना थोड़ा और वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो और वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए हमारे ये जो रिब्स हैं, जो हमारे नॉर्मल जो रिब्स रहते हैं, ये बीच में हमारा स्टर्नम, ये जो हमारे रिब्स हैं, ये एंटीरियर क्रॉस सेक्शन है। तो ये जो रिब्स हैं यहाँ पर एक्सटर्नल पार्ट में
और इंटरनल पार्ट में कुछ वो मसल्स होती हैं ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल किसे कहते हैं? दो रिब्स के जो बीच में जो मसल होती है ना, दो रिब्स के बीच में जो मसल होती है उसको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। तो यही मसल जब आउटवर्ड डायरेक्शन से होती है, जो एक्सटर्नल डायरेक्शन में होती है, तो इसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। और जब ये मसल अंदर की तरफ में होती है, अंदर से दोनों रिब्स को ज्वाइन कर रहे होती है, तो इसको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कह देते हैं। तो अब हमें अपने जो लंग्स है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, तो हमें जो रिब्स हैं उनको आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल आउट करना पड़ेगा। तो उस पुलिंग फोर्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे जो रिब केज है, जो थोरेसिक कैविटी है, इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच आउट करती है, जिसको ये जो हमारे पूरे जो डोर्सोवेंट्रल जो एक्सिस में होते हैं हमारे ये चेस्ट के लेफ़्ट एंड राइट साइड से लेकर पूरे आगे की फ्रंट चेस्ट तक, ये जो जितनी मसल्स होती हैं ये आउटवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। तो जो अंदर जो हमारी लंग्स हैं वो भी एक्सपेंड करते हैं, तो इस वजह से हमारे जो लंग्स हैं उनकी वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी वॉल्यूम इंक्रीज़ की वजह से हमारे जो लंग्स है, जिसका हमारे जो लंग्स का पहले जो प्रेशर था वो था 760 mmHg, है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब जो हमारी फ्रेनिक मसल्स हैं जो कि नीचे की तरफ में कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, और जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड अपवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है। तो अब जो प्रेशर होगा, अब प्रेशर हमारे लंग्स का 758 mmHg हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन है वो प्रोसेस अकर होगा। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर 760 mmHg पे जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा 758 mmHg वाले प्रेशर की तरफ, और वो तब तक जाएगा जब तक ये 758 जो है वो फिर से 760 ना हो जाए। जब तक ये फिर से 760 नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस जो है वो इनहेलेशन का प्रोसेस चलता जाएगा। और जब दोनों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो हमारा लंग्स का जो इंटरनल प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे, जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा, तब ये जो इनहेलेशन का प्रोसेस है स्टॉप हो जाएगा। अब हमने एयर को इनहेल कर लिया, अब हमें एयर को एक्सहेल भी करना पड़ेगा, एयर को हमारे लंग्स से बाहर की तरफ में भेजना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपने जो लंग्स हैं उसकी वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, है ना। जो एक्चुअल जो वॉल्यूम थी लंग्स की, उससे हमें बहुत कम करना पड़ेगा, ताकि जैसे ये देखिए इसमें ये जो इसकी जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जो डॉटेड लाइन है, ये यहाँ तक इसकी एक्चुअल वॉल्यूम थी, पर इसको अब हमने इनवर्ड जो अंदर की तरफ में हमने इसको स्ट्रेच करा है, अंदर की तरफ में इसको पुल करा है हमने, ताकि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो और जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगी तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो इसी वजह से हमको जो हमारे लंग्स हैं उसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इस वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास कुछ मसल्स हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, जो हमारी जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जो रिब्स के बीच में अंदर की तरफ से जो मसल दोनों रिब्स को अटैच करती हैं, दोनों रिब्स को पकड़ के रखती हैं, वो जो मसल्स हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जो रिब्स हैं हमारे वो अंदर की तरफ में इनवर्ड डायरेक्शन में वो अंदर की तरफ में पुल होंगे, और इसी वजह से जो हमारे लंग्स है उसकी वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हमारे जो डायफ्राम है, जो कि पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो अब अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि डायफ्राम की जो ओरिजिनल जो शेप होती है वो कुछ ऐसा पैराबोलिक शेप होती है, तो वो वापस से इसी शेप में आ जाएगा। तो हमारे जो लंग्स हैं वो अपनी एक्चुअल वॉल्यूम से थोड़ा सा वॉल्यूम उनकी कम हो गई। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारे जो लंग्स का प्रेशर है अब वो हो जाएगा 762 mmHg। तो अब हमारा जो लंग्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज़ हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। तो फिर जो हमारा लंग्स है वहाँ से एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेयर की तरफ में ट्रैवल करेगी, और इससे जो
जो एयर का डिफ्यूजन है वो एटमॉस्फेयर की तरफ हो जाएगा, हम एक्सेल कर लेंगे। तो जो हमारे लंग्स के अंदर जो जितना भी एयर था वो हमने बाहर की तरफ में एक्सेल कर दिया, और ये तब तक होगा जब तक फिर से 760 mmHg तक दोनों जो हमारे लंग्स हैं और जो एटमॉस्फेयर है उनके उन दोनों का प्रेशर जो है 760 mmHg तक नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर से यही प्रोसेस दोबारा से होगा इनहेलेशन वाला, जिसके अंदर हम अपनी जो लंग्स है उसकी वॉल्यूम को एक्सपेंड करेंगे ताकि प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए और एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से वापस हमारे लंग्स तक आ सके। और फिर उसके बाद सेम इसी तरीके से हम एक्सेल भी कर देंगे। अब हमने नॉर्मल इनहेलेशन कर लिया, नॉर्मल एक्सेलेशन कर लिया ना, नॉर्मल ब्रीद इन एंड नॉर्मल ब्रीद आउट, जिसके अंदर हमारे जो मसल्स यूज़ हुई हैं, हमारे जो नॉर्मल इंस्पायरेशन है ना, जो हमारा नॉर्मल इंस्पायरेशन है और जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है, इसके अंदर कौन सी मसल हमारी यूज़ हुई हैं। सबसे पहली हमारी मसल है फ्रेनिक मसल, जो कि डायफ्राम की मसल्स हैं। जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे थे तो हमको वॉल्यूम को एक्सपेंड करना था, तो ये जो फ्रेनिक मसल जो हैं वो हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट, और जब हम एक्सपायर करना था तो जो वॉल्यूम था उस लंग्स के वॉल्यूम को कम करना था। तो फिर उस टाइम जो हमारी फ्रेनिक मसल है, जो डायफ्राम की मसल है, वो रिलैक्स हो रही थी, रिलैक्स होकर अपनी वापस से वो डोम शेप में आ रही थी ताकि जो लंग्स का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो सके। इसके बाद हमारा जो हमारा नॉर्मल जो इंस्पायरेशन था, ये इंस्पायरेशन के अंदर हमें जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी ताकि जो हमारा लंग्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच आउट हो, जिससे कि हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए। और एक्सपायरेशन के अंदर हमें अपने लंग्स का वॉल्यूम कम करना था, तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी ताकि हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो पाए, जिससे कि लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ होता और जो हमारी एयर है वो बाहर की तरफ ब्रीद आउट हो जाती। अब हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन देख लिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन देख लिया। अब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम हमें एक तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, साथ ही साथ ज़्यादा एयर भी इनटेक हो रही है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे जो मसल्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना, और ज़्यादा मसल जो हैं वो काम करेंगी इनहेलेशन में भी, एक्सहेलेशन में भी। तो जो हमारा फोर्सफुल इंस्पायरेशन है ना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन है, इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा लंग्स हैं उसकी वॉल्यूम हमको और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर पाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जिससे कि एयर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे लंग्स के अंदर ट्रैवल करेगी, डिफ्यूज़ करेगी। तो उसके लिए हमारा जो नॉर्मल इंस्पायरेशन वाली जो मसल्स थी वो तो काम करेंगी फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। साथ ही साथ दो मसल और हैं। सबसे पहली वाली मसल है, उसका नाम है स्केलनिस मसल, है ना, और जो दूसरी मसल है उसका नाम है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल। तो ये जो दोनों मसल्स हैं, ये मैं आपको इनका स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ और ये कहाँ प्रेजेंट होती है उसके बारे में बताता हूँ। ये वाली जो मसल्स हैं ये आपको दिख रही होंगी, ये 4 पेयर्स में प्रेजेंट होती है ना। ये वैसे तो 3 पेयर्स में होती है, कभी कभार 4 पेयर्स में भी होती है। ये जो स्केलनीज मसल्स हैं ये हमारे जो सर्विकल वर्टिब्रेट्स हैं वहाँ से हमारा जो रिब्स हैं वहाँ तक अटैच करती हैं, ताकि ये हमारे रिब्स को अपवर्ड डायरेक्शन में भी पुल आउट कर सकें, है ना, ताकि जो हमारा जो लंग्स हैं वो नीचे से स्ट्रेच आउट तो हो ही रहे थे, सामने से भी स्ट्रेच आउट हो रहे थे, अब ये ऊपर से भी स्ट्रेच करेगा उसको ताकि वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। और साथ ही साथ हमारी ये जो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल है, ये हमारे जो स्कल है उसका टेम्पोरल रीजन जो होता है, ये वाला जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये जो टेम्पोरल रीजन है यहाँ से स्टार्ट होके ये हमारे स्टर्नम तक जाती है, इसलिए इसका नाम है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल। ये इसका भी यही सेम फंक्शन होता है। ये हमारे जो ये जो हमारा रिब केज है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल आउट करता है, जिस वजह से जो हमारा थोरेसिक जो चैम्बर है ना, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है वो इंक्रीज़ होती है, वो एक्सपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है।
तो अब इसके अंदर जो हमारा फोर्सफुल इंस्पायरेशन है, इसके अंदर हमको जो प्रेशर का ग्रेडियंट है ना, जो प्रेशर डिफरेंस है, उसको हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो और ज़्यादा मेंटेन कर सकें। तो जैसे पिछले वाले में 758 mmHg हो गया था, इसके अंदर 756 mmHg हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रेशर का ग्रेडियंट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, तो इस वजह से क्या होगा कि बहुत और ज़्यादा जो एयर है और ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा क्वांटिटी में वो हमारे लंग्स के अंदर ट्रेवल करेंगे। और ये तब तक ही होगा जब तक दोनों का जो लेवल है एटमॉस्फेयर का, हमारे लंग्स का, वो इक्वल ना हो जाए, 760 mmHg ना हो जाए, तब तक ये मतलब जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती रहेगी। इसके बाद हमारा आता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर हमारा जैसे हमको अब क्या करना है, हमको वॉल्यूम जो है उसको करना है डिक्रीज़। तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए हमारी जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स थी और जो डायफ्राम था, ये दोनों के दोनों काम करेंगे ताकि ये वॉल्यूम को और ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकें और ज़्यादा जो लंग्स हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर सकें, ताकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए और जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो प्रेशर जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होने लगेगा तो वो जो एयर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो आउट हो जाएगी। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम वो 764 mmHg तक चला जाता है, वो प्रेशर इतना इंक्रीज़ हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर ताकि जो एयर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो आउट हो सके। इसके अंदर हमारी सिंपली जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हमारे लंग्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट कर रही थी इंस्पिरेशन के टाइम पे, अब जब वो वापस से रिलैक्स होगी तो हमारा जो लंग्स हैं वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा अंदर आ सकेगा, है ना, जो मतलब और ज़्यादा उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो सकेगा। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसके रिलैक्स होने की वजह से भी वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ये जब रिलैक्स करेगी और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना, जब जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जब वो रिलैक्स करेंगी तब भी हमारा जो वॉल्यूम है लंग्स का वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये बाहर की तरफ से होती हैं। तो ये जब हमारे लंग्स को मतलब जब ये रिलैक्स होते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जब ये हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ये मतलब जो रिब केज है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो हमारे जो लंग्स हैं वो भी, उनकी जो शेप है वो भी छोटी हो जाती है, जिस वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और बाहर की तरफ में जो एयर है वो फ्लो आउट हो जाती है। तो अब इसके भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन है और जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है इसके अंदर कौन सी मसल्स यूज़ हुई हैं। फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो हमारा जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन है इसके अंदर हमारी दो जो मसल्स थी, जो डायफ्राम की जो फ्रेनिक मसल्स थी और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, ये तो होंगी और साथ ही साथ जो हमने नई जो पढ़ी थी, एक तो स्केलनीज मसल्स और एक स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड। ये वाली जो मसल्स हैं, ये दो मसल्स का भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम हो रहा है ताकि ये जो हमारे लंग्स हैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच आउट कर सकें, खींच सकें। और जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है इसके अंदर एक तो हमारा जो पहले से जो फ्रेनिक मसल्स थी वो रिलैक्स होंगी तो हमारे जो लंग्स है उसकी वॉल्यूम कम होगी। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी जिन्होंने हमारे रिब्स को और लंग्स को बाहर की तरफ में स्ट्रेच आउट कर रखा था, वो अब जब रिलैक्स होगी तो हमारा जो रिब्स हैं, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगी। दो तो ये मसल हो गई, और साथ ही साथ जो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है उनका भी इसके अंदर काम हो रहा है ताकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब हमारे जो लंग्स है उसके वॉल्यूम और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी ताकि प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके और जो एयर है उसका फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो सके हमारे लंग्स से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ की। तो सबसे पहले तो हमारा क्या है कि नॉर्मल
नॉर्मल जो हमारा इनहेलेशन होता है और जो एक्सहेलेशन होता है उसके अंदर हम उसको वैसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है ना, वो उसमें हम 500 ml ऑफ वॉल्यूम मतलब 500 ml ऑफ एयर हम मतलब हर एक इनहेलेशन में ब्रीद इन करते हैं और हर एक एक्सहेलेशन में ब्रीद आउट करते हैं। तो पर inhalation and exhalation we inhale 500 ml of air and we exhale 500 ml of air। इसके बाद हमारा आता है ये इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, है ना। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो हमने नॉर्मल इंस्पायर करा वो तो टाइडल वॉल्यूम के अंदर आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास और भी तो स्पेस रहता है हमारे लंग्स के अंदर कि हम नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद और ज़्यादा एयर को अंदर की तरफ में ले सकें, जो कि हमारा फोर्सफुल इंस्पायरेशन था, ये वही है। तो इसके अंदर हम 2500 ml से लेकर 3000 ml तक इनहेल कर सकते हैं एक बारी में। और फिर हमारा आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे थे उस टाइम पे जो एयर निकल रही थी, हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, उसके बाद भी हमारे जो लंग्स है उसके अंदर कुछ वॉल्यूम रह जाती है, तो वो वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में से भी हम कुछ वॉल्यूम को ब्रीद आउट कर सकते हैं, है ना। तो वो जो वॉल्यूम होती है वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये मेजरली उस टाइम पे हम बहुत जब फास्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जब हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे जब हमारी जो हमारे मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन का कंजप्शन उसके अंदर ज़्यादा होने लग जाता है और रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस टाइम पे हम जब ज़्यादा मतलब उस टाइम जल्दी हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो उस टाइम पे भी ये जो वॉल्यूम है ये काम करते हैं। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो 1000 से लेकर 1100 ml तक होती है। इतना हम नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद और ज़्यादा एक्सपायर कर सकते हैं और ज़्यादा एयर को एक्सेल कर सकते हैं। और ये जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, फोर्सफुल जब हम एक्सेल कर देंगे फोर्सफुली, उसके बाद भी हमारे जो लंग्स हैं वो उसके अंदर कुछ वॉल्यूम रह जाती है, ताकि हमारे जो लंग्स हैं वो एकदम से कोलैप्स ना कर जाए। तो इसलिए हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर कुछ वॉल्यूम रहती है, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि हमारी लंग्स में से कभी बाहर नहीं आती है। तो ये जो वॉल्यूम होती है ये लगभग 1100 ml से 1200 ml के आसपास होती है। तो ये एक नॉर्मल ग्राफ है, जो कि ये आप देख सकते हो। नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है वो ओनली 500 ml तक की रहती है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। और जो हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जब हम नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद और ज़्यादा फोर्सफुल इंस्पायर करते हैं ना, जब हम और ज़्यादा इनहेल करते हैं एयर को, तब हमारा ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये भी उसके अंदर काउंट होता है। और जब हम नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल जब हम एक्सेल करते हैं एयर को हमारे लंग से, उसके बाद हम और ज़्यादा जो एक्सेल कर पाते हैं ना, वो उस टाइम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम होता है उसको एक्सेल कर रहे होते हैं। और इसके बाद भी हमारा कुछ वॉल्यूम रह जाता है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, जिसको हम एक्सपायर नहीं कर सकते हैं। और इन सब को जब हम टोटल करते हैं तो उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो हम चलो कुछ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है कि हम एक टाइम में कितना ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम इनहेल कर सकते हैं एयर को। तो एक तो नॉर्मल जो हम इनहेल करते हैं टाइडल वॉल्यूम होता है, और प्लस में हमारा जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जिसको हम नॉर्मल इनहेल करने के बाद और ज़्यादा जो एयर हम इनहेल कर पाते हैं वो होता है ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर, उसको हम काउंट करते हैं। उसके बाद हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वो होता है जिसको हम नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, नॉर्मल एक्सेल करने के बाद एयर को हम और ज़्यादा जो एक्सेल करते हैं, जो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है उसको भी जब हम एक्सेल कर देते हैं, तो इन दोनों को जो सम होता है वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद हमारा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम होता है जिसके अंदर हमारा एक तो जो इसके अंदर हमारा जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, प्लस में हमारा जो रिजर्व्ड वॉल्यूम है जो कि हमारे लंग्स के अंदर रहता है, वो होता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम उसको कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली एक्सेल नहीं करते। हम नॉर्मली जब हम एक्सेल करते हैं तो उसके बाद भी हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम होती है और साथ ही साथ रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। दोनों वॉल्यूम लगभग हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहती है जब तक हम फोर्सफुल एक्सपायर ना करें। हम जब नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। एक तो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम और दूसरा हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम।
इसके बाद हमारी वाइटल कैपेसिटी वो होती है जिसको हम कितना ज़्यादा एक तो इंस्पायर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा एक्सपायर कर सकते हैं ना, कितना ज़्यादा हम एयर को इनहेल कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, और कितना ज़्यादा हम एयर को ये मतलब हमारे लंग से बाहर की तरफ में एक्सेल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है ना, और जो हमारा इंस्पिरेटरी जो रिजर्व्ड वॉल्यूम है वो, और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम है वो, तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें काउंट होती हैं। और इसके बाद हमारा आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर हमारी जितनी भी ये वॉल्यूम्स हैं वो सब आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारा ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, और ये फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब आ जाते हैं। तो ये आप एक बार ही पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। Which of the following structure is not supported by incomplete cartilaginous structures, है ना, रिंग्स। तो इसके अंदर हमारे जो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जिसके अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती हैं। तो इसका आंसर है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, क्योंकि जो हमारे ट्रैकिया है, जो प्राइमरी ब्रोंकाई है और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, इसके अंदर सबके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। पर जो हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है ये लास्ट में, इसके बाद हमारा एल्वेली स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ तक जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो नहीं पहुँचते। फिर ट्रैकिया इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिडल थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ, तो इसका आंसर है 5th थोरेसिक वर्टिब्रेट, जो कि हमारा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे जो ट्रैकिया है वो जो हमारा T5 जो हमारा जो थोरेसिक वर्टिब्रे 5 है वहाँ पर डिवाइड कर जाता है प्राइमरी ब्रोंका। इसके अंदर आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद, तो जो हमारी आउटर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, जो हमारा लंग्स है उसके ऊपर एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जिसको जो एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सटर्नल जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे थोरेसिक कैविटी के साथ, और जो थोरेसिक कैविटी के साथ वो अटैच्ड होती है, क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। फिर हमारे द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो ये हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है जो कि हम जब फोर्सफुल एक्सपायर कर देते हैं उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर ही रहता है। फिर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो हम जब फोर्सफुली एक्सपायर कर देते हैं उसके बाद हम कितना एयर को हम दोबारा से इंटेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड, जो एक तो हमारा जो हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम है उसको हमने एक्सपायर कर दिया था वो भी हमें वापस लाना होगा, और जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल एक्सपायर करते हैं वो भी हमें चाहिए होगा, और साथ ही साथ हम और ज़्यादा जो फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हैं वो है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो इसका आंसर है सेकेंड। Which of the following statement is incorrect with respect to mechanism of breathing? Movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere, ये तो सही है। The inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increase the volume of the thoracic chamber, ये भी सही है। The contraction of external intercostal muscle लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, ये गलत है, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है जब वो हमारे जो रिब्स हैं उनको आउटवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा तो फिर हमारे जो लंग्स है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। थोरेसिक केज ऑफ अ मैन इज़ फॉर्म्ड ऑफ, तो जो थोरेसिक केज होता है उसके अंदर हमारे मेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे पहले तो हमारा रिब्स होते हैं, हमारे जो स्टर्नम्स होते हैं, और हमारे थोरेसिक वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ट्रैकिया इज़ लाइंड विद इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ, तो इसका आंसर है हमारा ये हाइलन कार्टिलेज, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर ये हाइलन कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वेलाई फॉर हैविंग स्पंजी टेक्सचर एंड प्रॉपर शेप, मोर सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजन, हाँ तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इन मैमल्स वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स आर गवर्न्ड बाय muscular walls of lungs, intercostal muscles, diaphragm and intercostal muscles, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, diaphragm and intercostal muscles। Inspiration occur when the intrapulmonary pressure is
तो इंस्पायरेशन कब अकर होता है, जो हमारे जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उस टाइम पे इंस्पायरेशन अकर होता है। तभी तो हमारा जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ से एयर अंदर की तरफ में आएगी। तो ये इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच मसल हेल्प अस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेशन। तो जो हम एक्सपायर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर हमने एक मसल का नाम पढ़ा था, इंटरकोस्टल मसल्स। और इसके साथ ही साथ हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट को हम एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं, तो वहाँ वो वाली जो मसल्स हैं वो भी कुछ प्रेशर लगाती हैं ताकि ये जो हमारा जो लंग्स है वो फोर्सफुल एक्सपायर कर सके। तो इसका आंसर बोथ 2 और 3 हो जाएगा। द ब्रीदिंग रेट ऑफ नॉर्मल हेल्दी मैन इज़, तो इसका आंसर है 12 to 16 टाइम्स। हम नॉर्मली 1 मिनट के अंदर 12 to 16 टाइम्स इंस्पायर एंड एक्सपायर कर लेते हैं, पूरा ब्रीदिंग हमारा हो जाता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम इन द नॉर्मल हेल्दी मैन। तो टाइडल वॉल्यूम जो होती है हमारे पर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हमारा 500 ml होता है। तो अब ये पर मिनट का यहाँ पे पूछा है, तो इसको हम 500 ml को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा, क्योंकि हम एक मिनट के अंदर हम 12 to 16 टाइम्स हम ब्रीदिंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 to 3000। नहीं, गलत है, इसका आंसर है फर्स्ट, अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml। ये गलत है, ये थर्ड वाला। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज़। तो जो हम फोर्सफुल एक्सपायर कर देते हैं उसके बाद भी हमारे जो लंग्स है उसके अंदर कुछ वॉल्यूम रह जाता है, तो वो वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, मैंने आपको बताया अभी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन रैपिड बाय। तो मैंने आपको बताया था कि ये डोर्सल वेंट्रल एक्सिस जो हमारा पूरा जो चेस्ट के साइड से और पूरा आगे तक हमारा जो वेंट्रल साइड जो होता है, हमारा जो लंग्स का इंटीरियर साइड होता है वहाँ तक है ना। तो इसको मतलब जो हमारे थोरेसिक चैम्बर है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में कि कौन सी मसल्स हमारे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। तो इसका आंसर है स्पायरोमीटर। जो स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर 3 बॉल्स होते हैं। तो जब हम उसके अंदर जब हम इंस्पायर करते हैं तो हम कितना फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हैं उस चीज़ को मेजर करने के लिए, और कितना हम फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हैं, हमारे जो लंग्स है उससे कितना फोर्स से हम एयर को बाहर की तरफ पुश आउट कर सकते हैं, वो चीज़ मेजर करने के लिए ये होता है। नॉर्मल एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होगा और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी रिलैक्स होंगी, है ना। तो इसी से ही हमारे जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है वो हो जाता है। इसके मतलब इन दोनों के रिलैक्सेशन से हमारे जो लंग्स है उसका वॉल्यूम ओरिजिनल शेप से थोड़ा सा अंदर की तरफ में आ जाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। What happens to the volume of pulmonary cavity when there is a decrease in the volume of chest chamber? तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पूछा गया है कि जो हमारा पल्मोनरी जो कैविटी है उसके अंदर मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम चेस्ट की जो कैविटी है, जो हमारा थोरेसिक चैम्बर जो है उसकी जो हम जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज़ करेंगे। तो जब हम हमारे जो चेस्ट है उसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो साथ ही साथ जो हमारा पल्मोनरी कैविटी है, जो हमारे लंग्स के जो कैविटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका आंसर इट डिक्रीजेज आ जाएगा। डायफ्राम इज़ अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स। तो डायफ्राम जो होता है वो क्या सेपरेट करता है, एक तो हमारा ये प्लूरल कैविटी, नहीं ये हमारा ये थर्ड वाला हमारे जो थोरेसिक कैविटी है उसको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। हमारे जो डायफ्राम होता है उसके नीचे की साइड में जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वगैरह हैं वो सब एब्डोमिनल रीजन में आते हैं, और उसके ऊपर वाला डायफ्राम के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो सब हमारा थोरेसिक रीजन में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी इज़ हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हमारा पल्मोनरी जो कैविटी है उसका प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन किस तरफ होगा, डिफ्यूजन जो होगा वो लंग्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा एटमॉस्फेरिक की तरफ। तो उसके अंदर हमारा एक्सपल्शन ऑफ एयर होगा।
तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।